हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फिरदौस खानम अगैन। और आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने जो क्लासिफिकेशन की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको जो रिमेनिंग हमारी रह गई उसको डिस्कस करेंगे। इनमें से जैसे बच्चों हमारा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लोटेशन, हमारा ट्रांसपीरेशन, मैग्नेटिज्म एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो मैटर जो रह गया है हमारा, दैट मीन्स जो क्लासिफिकेशन हमारा बचा हुआ है कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो मैटर हमारे आसपास सराउंडिंग है उनको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है बच्चों, वो है क्या, फ्लोटेशन। दैट मीन्स आपने अभी तक सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी में आपने ये सीखा था कि किस तरह से जो थिंग्स है वो क्या हो सकती है बच्चों, सॉल्युबल भी हो सकती है और इनसॉल्युबल भी हो सकती है। और सॉल्युबल हमने उनको बोला था जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर और परफेक्ट होमोजेनियस टाइप के सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं। एंड हमने इनसॉल्युबल उनको बोला था जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने सॉल्युबल इनसॉल्युबल थिंग्स को सेपरेट किया था, ये सॉलिड के लिए था। एंड लिक्विड की बात हम करें कि कौन से थिंग्स जो है वाटर के साथ मिसिबल्स हैं, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हैं, तो हमने उनको बोल दिया था मिसिबल लिक्विड्स। एंड ऐसी लिक्विड्स जो कि वाटर के साथ कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाती है उनको हमने बोला था इमिसिबल लिक्विड्स, लाइक ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो मिसिबल लिक्विड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने दिए थे, इमिसिबल लिक्विड्स के बहुत सारे एग्जांपल हमने सीखे थे। एंड हमने टेक्सचर को सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम अब चीज़ों को जो है पहले अपीयरेंस के थ्रू देख करके बता रहे थे, तो टेक्सचर में हमने उसको टच करके फील किया था कि वो स्मूथर है या रफ है। तो टेक्सचर में 2 तरह की प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई थी, एक तो स्मूथनेस एंड रफनेस। अब उसी तरह से हम आगे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम थिंग्स को और फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं, उनमें से एक है बच्चों फ्लोटेशन। तो आइए सीखते हैं हम फ्लोटेशंस के बारे में। तो बच्चों फ्लोटेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो डेंसिटीज़ है बच्चों वो वाटर से कम होती है। अब इनकी डेंसिटी वाटर से कम है तो क्या होगा, ये फ्लोट कर पाएंगे वाटर के ऊपर, बिकॉज ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती हैं वो वाटर के ऊपर इजीली फ्लोट कर पाते हैं। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटीज़ वाटर से काफ़ी ज़्यादा होती हैं वो वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या चीज़ रिमेंबर करना है कि जो जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो कभी भी फ्लोटेबल नहीं होंगे। तो हमेशा हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। अब इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस 2 टाइप्स की हो सकते हैं, लाइट वेटेड और हैवी वेटेड। तो जो लाइट वेटेड होंगे वो फ्लोट करेंगे इन शॉर्ट, एंड जो हैवी वेटेड होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, जिनका मास ज़्यादा होगा वो सिंक कर जाएंगे। और यही हमारा फ्लोटेशन होगा कि ऐसे मटेरियल्स जो लेस डेंस होते हैं किससे बच्चों, वाटर से, या फिर हम बोले कि वो लाइटर होते हैं किससे बच्चों, वाटर से, वो क्या कर पाएंगे, विल फ्लोट इन वाटर। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, इन सब्सटेंसेस की फ्लोटेशन, राइट। तो क्या क्या होंगे हम इनके एग्जांपल्स को देखते हैं एक बार। पेपर बोट, पेपर की जो बोट आपने बहुत बार बारिश के सीज़न में जब बहुत रेन आ रही होती तो आपने बनाई होगी पेपर बोट, और उसको बारिश के जो पानी में छोड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो फ्लोट करते हुए चली जाती है ना। जब तक फ्लोट करेगी जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें भीग ना जाए, है ना। अगर वो पूरी तरह से भीग गई है तो क्या होगा, वो थोड़ी टाइम के बाद जो पेपर है वो गलना स्टार्ट कर देगा एंड वो फिर वो फ्लोट नहीं कर पाएगी। बट अदरवाइज जितने भी आपके पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं, है ना। एंड फेदर दैट्स मीन जो हमारे बर्ड्स हैं उनके जो फेदर्स होते हैं, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइटर होते हैं और लाइटर होने के कारण ही वो क्या कर पाएंगे बच्चों, वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाएंगे। एंड जो हमारी वुडन कॉर्क, या फिर हम बात करें कि वुडन चेयर, दैट मीन्स वुडन से बनी हुई सभी तरीके की जो थिंग्स हैं वो क्या करेंगी बच्चों, वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकती है, बिकॉज इनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से काफ़ी कम होती है और ये लाइट डेंस है, लेस डेंस है वाटर से, तो इसलिए ये उसके ऊपर फ्लोट कर पाएंगे। ठीक है, एंड जो सब्सटेंसेस जो हेवियर होंगे किससे बच्चों, वाटर से, सच एज आयरन नेल और मेटल के कॉइन्स, ये जो होंगे क्या होंगे, वाटर के अंदर सिंक कर जाएंगे। बट एक क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ पे क्लिक करता है कि जब आयरन से बनी हुई नेल्स आप देख सकते हो, ये देखो सिंक कर गई है, एंड ये जो आपके यहाँ पे कीज का पूरा बंच है ना, अलमीरा है, देखो स्टोन्स है, ये सब क्या है बच्चों, सिंक हो रहे हैं वाटर के अंदर। क्यों हो रहे हैं, डेफिनेटली इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से काफ़ी
ज़्यादा है, इसलिए ये वाटर के अंदर सिंक हो गए हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, फुटबॉल्स हैं, यहाँ पर पेपर की बोट है, और ये जो वुडन का जो पीस है ये बहुत इजीली फ्लोट कर पा रहा है। रीज़न है कि ये लाइट वेटेड होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन वही कि हमारे पास जो आयरन की छोटी सी नेल से अलमीरा जो आयरन से बनी हुई है वो क्या हो गया, सिंक हो गई है वाटर में। बट आयरन से बना हुआ इतना लार्ज शिप जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर के अंदर, सी के अंदर। ऐसा क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है बच्चों ये इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। मास यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इनकी हैवीनेस से, इनके वेट से, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा हेवी होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसी की डेंसिटी के। बिकॉज मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके बच्चों? डेंसिटी के, है ना। तो जिनका मासेस बहुत ज़्यादा होगा, जो हेवियर होंगे, उनकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं हम वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है ऑक्यूपाइड स्पेस। किसी ऑब्जेक्ट ने कितने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है वही उसकी क्या हो जाती है बच्चों? वॉल्यूम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल शेप में कोई ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने रखा। तो ये जो रेक्टेंगल शेप और साइज़ जो है इसकी, ये इसी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और यही इसकी क्या होगी बच्चों? वॉल्यूम होगी। तो हम ये इस फॉर्मूले में ये सीख रहे हैं कि अगर हमारा मास जो है, ऑब्जेक्ट का जो मास है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी भी काफ़ी कम होगी। लेकिन मास के कंपैरिजन में, मास के साथ साथ अगर उसकी वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा है मास के कंपैरिजन में, दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम को हम बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाए, तो डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेंसिटी है ये हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके बच्चों? वॉल्यूम के। ऐसे तो जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, इसलिए जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा शिप जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड बनाया जाता है, काफ़ी ब्रॉड और लार्जर साइज़ का। तो क्यों बनाते हैं हम ऐसा? ताकि उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए। और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएंगी तो क्या करेंगे ये? अब ये वाटर के अंदर इजीली फ्लोट कर पाएंगे, यानी कि ये इसके अंदर सिंक नहीं होंगे बल्कि वाटर के अंदर इजीली ये फ्लोट कर पाएंगे। तो यही रीज़न है कि जब पानी से आयरन से बना हुआ इतना लार्ज शिप जो है वो वाटर में फ्लोट करता है, जबकि छोटी सी आयरन नेल जो है वाटर के अंदर डूब जाती है। तो वो रीज़न यही है बच्चों, हमने वॉल्यूम बढ़ा दी वहाँ पर और उनकी डेंसिटी को कम कर दिया, इसलिए शिप जो है वो फ्लोट कर पा रहा है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है बच्चों ये क्या होती है? देखो इसमें हम देखेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम जो है क्लियरली किसी थिंग्स को देख पाते हैं वो क्या होती है बच्चों? ट्रांसपेरेंसी कहलाती है ना। अब ट्रांसपेरेंसी जो है उसके बेसिस पर मटेरियल्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड होता है ओपेक। तो हम वन बाय वन इन तीनों को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारे पास ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट की हम बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके प्रेजेंट होने पर भी हम उसकी दूसरी साइड को भी पूरी तरह से क्लियरली देख पाएँ या उसमें से हम क्लियरली देख पाएँ, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि एयर, अभी एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एयर के प्रेजेंट होने के बाद भी मैं इस रूम में प्रेजेंट हर एक थिंग्स को क्लियरली देख पाती हूँ। इसका मतलब एयर कैसी होती है बच्चों? वो एक मैटर है और मैटर होने के बाद भी मैं उसके दूसरी साइड को भी क्लियरली देख पा रही हूँ, उसकी दूसरी तरफ जो भी चीज़ें रखी हुई है उनको क्लियरली देख पा रही हूँ। क्यों? बिकॉज एयर ट्रांसपेरेंट है। वैसे ही हम देखते हैं कि क्लियर वाटर वो ट्रांसपेरेंट होता है, या हम बात करते हैं ग्लास की, ग्लास भी कैसा होता है बच्चों? ट्रांसपेरेंट होता है। तो इन ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस होने के बाद भी मैं इनकी दूसरी साइड में रखी हुई सभी थिंग्स को देख पा रही हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना। तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू एंड एज अ रिजल्ट यू कैन सी क्लियरली थ्रू दैम। तो जो लाइट आ रही होती है सनलाइट से,
उनको ये कम्प्लीटली अलाउ अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं, अलाउ होने देते हैं उनको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, इसमें से पास आउट हो जाओ। तो दैट्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से पास आउट करते हैं कम्प्लीटली, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थिंग्स को देख पाते हैं। और आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और इनके रिफ्लेक्शन से हम थिंग्स को देख पाते हैं क्लियरली। ये अपनी फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, है ना। तो जो ट्रांसपेरेंसी बच्चों डिपेंडेबल होती है लाइट के पास आउट होने की जो प्रपोर्शन है उस पर, दैट मीन्स कितनी क्वांटिटी में किसी ऑब्जेक्ट में से जो मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें से लाइट अगर कम्प्लीटली पास हो रही है तो ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ मात्रा में हो रही तो वो ट्रांसलूसेंट होगा, और बिल्कुल ही अगर लाइट को ब्लॉक कर देता है कोई ऑब्जेक्ट तो वो ऑपेक टाइप का होता है ना। तो ट्रांसपेरेंट में हमने सीखा कि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट को अपने में से कम्प्लीटली पास आउट होने देते हैं, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास। ट्रांसलूसेंट की मैंने जैसे भी आपको बताया, ये कुछ प्रपोर्शन जो होता है लाइट को उसको अपने में से पास आउट होकर के जाने देते हैं, जैसे सम पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट में कौन कौन होंगे बच्चों, देखो जो हमारा ऑयल्ड पेपर होता है, दैट मीन्स जिस पेपर पे ऑयल लगा हुआ हो, उसमें से अगर आप उसको ऐसे करके देखोगे तो आप देखोगे पीछे वाली साइड में जो भी थिंग्स है उसका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा हमको अब वो विजिबिलिटी शो कर रहा है। दैट मीन्स हम कंप्लीटली नहीं देख पा रहे लेकिन थोड़ा पार्शियली हम उसको विजिबल कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। फिर हमारा ग्राउंड ग्लास, ये भी क्या है बच्चों, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ओपेक की। ओपेक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड कर देते हैं लाइट को, अपने में से थोड़ा सा भी पास आउट नहीं होने देते, जैसे कि हम खुद यानी कि ह्यूमन बीइंग्स एंड जो वॉल हमारे रूम्स की है वो, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि प्लास्टिक्स की हमारी फ्रीजेस हैं, टेलीविजन्स हैं, ये सभी क्या करते हैं बच्चों, ओपेक टाइप के होते हैं। ये बिल्कुल भी लाइट को अपने में से पास आउट होकर के नहीं जाने देते। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं बच्चों, शेडो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये शेडो है इनके कारण ही बनती है, बिकॉज ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। और इस ब्लॉकिंग की वजह से ही शेडो का फॉर्मेशन होता है। तो कौन से होते हैं ओपेक मटेरियल बच्चों, मैंने ओपेक मटेरियल आपको दिया, जैसे कि वुड है, स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब कैसे होते हैं बच्चों, ओपेक टाइप के। ठीक, तो ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे हमने थ्री टाइप्स की थिंग्स को थ्री टाइप्स में क्लासीफाई किया था। एक है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे है हमारी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म दैट मीन्स नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, दैट मीन्स इसमें मैग्नेट का कोई ना कोई रोल यहाँ पर है ना। तो मैग्नेट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, मैग्नेटिज्म कहलाती है। मैग्नेटिज्म दैट मीन्स कुछ सेलेक्टिव मेटल्स हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती हैं, और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हमने थिंग्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया है, बिकॉज वो भी मैटर का ही पार्ट है ना। तो जो हमारी आयरन है, कोबाल्ट है और निकल, ये तीनों ही जो मेटल्स हैं ये क्या करती है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, दैट मींस मेटल की ओर अट्रैक्ट होती हैं, है ना। तो देखते हैं हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल डेट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट, यस, इन एडिशन ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट ऑल्सो अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट। तो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये तीनों की तीनों जो मेटल्स हैं वो शो करेंगी। आयरन का सिंबल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वैसे आपको अच्छे से लर्न होगा ही, Fe। निकल का सिंबल होता है बच्चों Ni एंड कोबाल्ट का सिंबल होता है Co। तो ये हमारी तीनों मेटल्स हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, और ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म कहलाती है। फिर बात करते हैं हम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की अगर हम यहाँ बात करें तो कंडक्टिविटी बच्चा टू टाइप्स की होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्टिव दैट मीन्स उस चीज़ को फ्लो करना, है ना। तो कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती हैं, और जो हमारी मेटल्स हैं वो दोनों ही टाइप की कंडक्टिविटी को शो करती हैं। तो इस कंडक्टिविटी के बेसिस पे भी हमने मटेरियल्स को यहाँ पे सेपरेट आउट किया है। ऐसी थिंग्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी वो गुड कंडक्टर्स होंगी, और ऐसी थिंग्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी उन्हें हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो कंडक्टिविटी यहाँ पर आपको गिवन है वो किसकी है बच्चों, हीट की, कंडक्शन ऑफ हीट।
तो जो मटेरियल्स क्या करते हैं, हीट को अपने में से फ्लो होने देते हैं, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होंगे। सेम ऐसे ही जो मटेरियल्स अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे, है ना। वेयर इज दोज दैट डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो देम थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट्स या फिर इंसुलेटर्स। ओके, अब देखते हैं हम ये कंडक्टिविटी किस तरह से फ्लो हो रही है। तो जनरली यहाँ पर आपको पहले ही एग्जांपल्स गिवन है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर इज नॉन मेटल्स सच लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये तो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करती है हीट की। एंड वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बो, एयर, पेपर, ये भी क्या होंगी बच्चों, बैड कंडक्टर्स होंगी हीट की या फिर इंसुलेटर्स होंगी, ये बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करेंगी। अब देखो ये डायग्राम आपको यहाँ पर गिवन है, ये जो हीट है बच्चों, इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक यूटेंसिल रखा हुआ है। ये यूटेंसिल कैसा है, मेटेलिक है, ठीक है, ये मेटेलिक यूटेंसिल है, ठीक है। अब हमने जो हीट है बच्चों, इस मेटेलिक यूटेंसिल तक किस फॉर्म में कंडक्ट हो रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक। अभी जो रेडिएशन से इस मेटेलिक कंडीशन जो यूटेंसिल है इसमें हमने यहाँ पर वाटर को फिल किया हुआ है ना। तो बच्चों देखो ये जो फायर है ये हीट है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी यहाँ पे इस यूटेंसिल तक पहुँच रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक। अब जो 1 सेकेंड, जो रेडिएशन से हमारी इस फॉर्म में यहाँ तक ये पहुँच रही है, और रेडिएशंस की फॉर्म में हीट यहाँ पहुँचने के बाद इसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, यूटेंसिल, जो मेटेलिक यूटेंसिल है। अब मेटल यूटेंसिल का सबसे पहले जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये हीट ट्रांसफ़र होते हुए ऊपर तक पहुँचेगी, और इसी ट्रांसफ़र हीट की तरह यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी क्या करेगा बच्चों, यहाँ से मॉलिक्यूलर वाइज सबसे पहले नीचे के लेयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, फिर उसके थोड़े अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, फिर उसके अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, और इस हीट को यूटेंसिल से लेकर के ये जो हमारा जो लिक्विड्स है इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ये हीट ट्रांसफ़र होगी, और ये ट्रांसफ़र जो होता है ये क्या कहलाता है बच्चों, कन्वेक्शन, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो हमारी पहुंची यूटेंसिल तक रेडिएशंस की फॉर्म में, फिर यूटेंसिल से मॉलिक्यूल तक होती हुई पूरे मॉलिक्यूल को इसने गर्म कर दिया वाटर के, या हम जो भी फूड यहाँ पे कुक करने जा रहे थे, तो किस प्रोसेस के थ्रू किया बच्चों, कन्वेक्शन के थ्रू। अब ये जो हमारा है इसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये क्या कर रहा था, गुड कंडक्टर था, है ना। अब हम यहाँ पर जो हैंडल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, हमने इस हैंडल को ईजिली यहाँ पर अगर पकड़ा तो क्या होगा, ये हमारा हाथ यहाँ पे गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, इस यूटेंसिल को हमने गर्म किया था, इसके हैंडल को गर्म नहीं किया था। हैंडल जो था वो फायर के कांटेक्ट से दूर था, लेकिन जब हम इसको टच कर रहे हैं तो ये हैंडल भी हमको काफ़ी गर्म लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूलर वाइज जो पूरा का पूरा यूटेंसिल था, यहाँ से जो हीट है वो इस मॉलिक्यूल पूरे लिक्विड से होती हुई, इस पूरे यूटेंसिल से होती हुई कहाँ तक पहुँच गई बच्चों, इस मेटेलिक हैंडल तक भी। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कंडक्टिविटी शो करते हैं कौन, मेटेलिक, जो मेटल्स होती है वो कंडक्टिविटी शो करती है, और ये हैंडल भी मेटल से ही बना हुआ है, इसलिए पूरे के पूरा यूटेंसिल ही गर्म होता हुआ जाएगा, और ये कंडक्टिविटी हमको हैंडल पर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो कंडक्टिविटी को शो करती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर हैंडल में भी वही है जो इस यूटेंसिल के अंदर थे, इसलिए हमारा हैंडल भी गर्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटेलिक हैंडल्स हैं, कुकिंग जब यूटेंसिल्स होते हैं उसमें मेटेलिक हैंडल का यूज़ नहीं करते हैं, उल्टा हम वहाँ पे किसका हैंडल लगाते हैं बच्चों, उसको कोटिंग करते हैं प्लास्टिक से या वुड से। क्यों, ताकि हम इजीली उनको पकड़ सकें, है ना। क्योंकि मेटल क्या करती है, कंडक्टिविटी शो करेंगी, और जो पार्ट फायर के कांटेक्ट में है वो तो गर्म होगा ही, साथ ही साथ जो नहीं है वो भी कंडक्टिविटी के कारण गर्म हो जाएगा। इसलिए हम मेटेलिक हैंडल का यूज़ करेंगे या फिर प्लास्टिक हैंडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी कंडक्टिविटी बच्चों, हीट की। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है बच्चों, इसके अंदर भी आपका जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है उसमें आपने वायर्स का यूज़ किया हुआ है ना, और उन वायर्स के थ्रू ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर कंडक्ट होती है। ऐसा क्या है वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, तो वहाँ पर भी बच्चों क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो मेटेलिक वायर है
जो हमारे मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटे से छोटे थिन वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और जब कन्वर्ट होंगे तो हमने यहाँ पर कॉपर का वायर जो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और ये जो कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, ये मेटेलिक होते हैं। हम कॉपर को प्लेस करके सिल्वर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है, बेस डक्टाइल होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिल्वर का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम किसको लेंगे, हम यहाँ पर कॉपर्स को या एल्यूमिनियम को उसकी जगह रिप्लेस करके यूज़ में लेते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये चीपेस्ट होती हैं और गुड कंडक्टर भी होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो भी मेटल से बच्चों वो गुड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स थ्रू केबल्स and wires, and electricity cables consist of a number of metal with or without a plastic covering। जैसे कि आपको बताया हुआ है, इसे पूरा प्लास्टिक से कवर किया हुआ है और इसका टर्मिनल पार्ट यहाँ पर आपको ओपन दिखाया गया है, जिसमें मेटल्स आपको साफ यहाँ पर विजिबल है ना। द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही जैसे कि जो सब्सटेंसेस हीट को कंडक्ट कर रहे थे वो गुड कंडक्टर थे हीट के, है ना। और यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो अब ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। और कंडक्टर्स भी खाएंगे हम इनको, है ना, या तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो या फिर कंडक्टर्स बोल दो। ठीक है, वेयर एज सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स। दैट मीन्स ये इंसुलेटर्स होंगे, मीन्स बिल्कुल भी कंडक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन वायर्स को कवर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स का। यानी कि इंसुलेटर्स मटेरियल्स होते हैं रबर एंड प्लास्टिक्स एंड वुड, ये सब कैसे होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वुड काफ़ी इनके कंपैरिजन में हेवी है। और वुडन वायर्स अगर हमने अपने घर में लगाया, बाहर की जो केबल्स में लगाया, तो पूरे के पूरे वायर ही नीचे आकर के गिर पड़ेंगे, है ना, इतना हेवी लोड वो नहीं ले सकते। इसलिए हम इनको कवर करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक रबर एंड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायरेक्टली हम इनको टच करेंगे तो हमको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, है ना। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इनको कवरिंग करके रखते हैं बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार एग्जांपल्स। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, जो भी मेटल्स हैं हमारे पास, एंड जो वुड है, एयर है, प्लास्टिक से आर द इंसुलेटर्स। तो इनका यूज़ हम करेंगे। एयर का यूज़ यहाँ पर हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स की फॉर्म में कर नहीं सकते, वुड का नहीं करेंगे, तो किसकी कवरिंग करेंगे बच्चों, प्लास्टिक्स का। एंड जो रबर्स होते हैं हमारे पास, वो भी क्या होते हैं बच्चों, गुड ये गुड कंडक्टर नहीं, गुड इंसुलेटर्स होते हैं। दैट मीन्स ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से पास आउट होने नहीं देंगे। ठीक, तो बच्चों ये जो हमारा था आज चैप्टर 3, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर, जिसमें हमने बहुत सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी थी मैटर की, उनको क्लासीफाई किया उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बार बार पढ़ें, इसका रिवीजन करें बच्चों। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके साथ फिर से स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन जब तक हम वापस से मिले, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।